हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो बहुत ज़्यादा हमारे पास मैसेज आ रहे थे कि स्ट्रेटेजी की वीडियो बना दो एक 2023 में। हम उस जो एक साल बचा है हमारे पास 2022, उसको हम कैसे यूटिलाइज़ करें। हमारी 11th वेस्ट हो गई है भैया, हमने कुछ नहीं पढ़ा 11th में। तो हम क्या करें कि हमारा जो 2023 वाला जो पेपर होगा हमारा वो सही से हो जाए। हमने 12th में क्या पढ़ के जाना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए अभी के लिए, वो सब मैं आपको अच्छे से बता दूंगा। आज का जो मेन टॉपिक होगा हमारी वीडियोस में वो है कि जो सिलेबस आपका 11th में रह गया है, जो बैकलॉग चल रहा है आपका, वो कैसे कवर करना है। आपको 2022 में क्या आपको प्रिकॉशंस लेने और क्या नहीं करना है। मॉक टेस्ट है वो कैसे देने हैं, टाइम टेबल हमारा क्या होना चाहिए और कितने घंटे एक दिन में पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम आज के वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखना। इस वीडियो में एंड होते होते आपके जितने भी डाउट्स आपने मेरे से पूछे थे टेलीग्राम पे मैसेज करके, तो वो सारे क्लियर हो जाएंगे। और कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई कर दूंगा। अगर आप भी मेरे को टेलीग्राम पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जल्दी से जाके आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए। और मुझे मैसेज करना चाहते हैं तो वहाँ से भी कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए आने वाले टाइम के लिए। तो हम उस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जो आपका क्लास 11th का सिलेबस है, अगर वो आपने 70% से ज़्यादा कंप्लीट कर दिया है, 70% से ज़्यादा यानी जो आपको एक या दो चैप्टर्स या दो या तीन चैप्टर्स अगर आपने छोड़ दिए हैं या आपसे नहीं हो रहे, उसके अलावा आपका कंप्लीट है, उसकी थ्योरी पढ़ रखी है, तो वो आता है आपका कंप्लीटेड 70%। अगर थ्योरी भी पढ़ रखी है आपने और आपको अच्छे से आती है, खाली क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं किए हैं, तो कोई बात नहीं, वो आपके इस केस में आएगा। अगर आपने थ्योरी भी नहीं कर रखी है अच्छे से, तो मैं आपको पूरी अलग से बताऊंगा स्ट्रेटेजी कि आप कैसे करते हुए चले। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमने 70% जो हमारा थ्योरी वाला पार्ट है वो हमने कंप्लीट कर दिया है तीनों सब्जेक्ट में मिला के, है ना। अगर आपके PCM है तो PCM मिला के, अगर आपके PCB है तो PCB मिला के 70% अगर आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया तो आपने यानी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी बाकी रह गई है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। तो आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए अभी, और रेगुलर मॉक टेस्ट यानी संडे एक मॉक टेस्ट, या तो चैप्टर वाइज या फुल टेस्ट आप दे दीजिए। भले ही उसमें आपके नंबर कितने भी आते हो, हमको उससे कुछ लेना देना नहीं है। पूरे टेस्ट का जो एनवायरनमेंट होता है उस एनवायरनमेंट में आप दीजिए रेगुलर मॉक टेस्ट। अगर आपने थ्योरी पढ़ ली है तो आपको क्या करना है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है। आप हमारी शीट्स देख सकते हैं, है ना। अभी सारी कंप्लीट नहीं हुई है, फिर भी जितनी हुई है आप देख सकते हैं। अगर आप कुछ चाहिए तो हम उसको जल्दी से बनवा देंगे। अब बात करते हैं उनकी जिन्होंने 70% सिलेबस भी अभी तक उनका किसी कारण से कंप्लीट नहीं हो पाया। कारण कुछ भी हो सकता है, हम डिस्कस करते हैं कि उसको कंप्लीट कैसे करना है। अगर आपका सिलेबस जितना भी कंप्लीट हुआ है तो आप पहले उसके प्रैक्टिस कर लीजिए क्वेश्चंस को, है ना। आप क्या करिए कि DPPs वगैरह उसकी लगाना स्टार्ट कर दीजिए। आपको क्या फॉलो करना पड़ेगा, आपने किसी की थ्योरी पढ़ी, उसके नोट्स बनाने हैं आपको। उसके बाद क्या करना है, आपको उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। जैसे आपने पढ़ लिए थे काइनेमेटिक्स, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे काइनेमेटिक्स NLM आपने पढ़ लिया है और आपका फ्रिक्शन और वर्क पावर एनर्जी बचा हुआ है, तो आप क्या करिए, काइनेमेटिक्स और फ्रिक्शन की काइनेमेटिक्स और NLM की शीट लगाइए और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाइए। साथ का साथ आप थ्योरी पढ़ेंगे फ्रिक्शन की और वर्क पावर एनर्जी की, और उसके साथ आप क्या करेंगे, उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते जाएंगे। यानी आपको 3 काम करने हैं, थ्योरी भी पढ़नी है, अभी जो करंट चैप्टर आपका जो रह गया है उसके क्वेश्चन भी साथ के साथ प्रैक्टिस करने हैं, और DPP से लगानी है जो चैप्टर आपने थ्योरी पढ़ के छोड़ दिए। आप इतना करिए, उसके बाद आपको भी सेम काम करना है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चंस आप मिनिमम 100 क्वेश्चंस पर डे का टारगेट ले लें, तीनों सब्जेक्ट मिला के, ठीक है। उसमें से आपके डिवाइड कर लीजिए, जैसे बायो के क्वेश्चन जल्दी हो जाते हैं तो आप उसके ज़्यादा ले लीजिए, 125 क्वेश्चंस कर लीजिए, है ना। PCB जिनके, और मैथ्स में अगर केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक लेते हैं आप किसी दिन, तो उसमें आप 125 कर सकते हैं। तो ये आपको देखना है कि मैक्सिमम आप, मिनिमम तो आपको 100 करना है, मैक्सिमम आपकी जितनी पोटेंशियल है, जितना आपकी कैपेसिटी है उतना कर सकते हैं, ठीक है। आप प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस को, जितना क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, किसी को दिक्कत आती है कि ना हमारी जो स्पीड है क्वेश्चंस करने की वो कैसे बढ़ेगी, जब आप प्रैक्टिस करेंगे उसी से तो बढ़ेगी। तो आप प्रैक्टिस करते जाइए। इसके बाद क्या होगा, अब यहाँ पे
आपने 11th का सिलेबस है वो थ्योरी भी पढ़ ली, आपने प्रैक्टिस भी कर ली है ना। इतनी जल्दी नहीं होंगे, आराम से आपको फरवरी तक का टाइम लगेगा जिन्होंने भी नहीं कर रखा है। और जिन्होंने पूरा कर रखा है, अभी तक प्रैक्टिस भी करते हुए चल रहे, क्वेश्चंस की टेस्ट भी देते हुए चल रहे, उनके लिए अलग बताऊंगा मैं। तो अब आपको मैं मान सकता हूँ कि आपने कर लिए, क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लिए, कम से कम आपने हर चैप्टर में से 200-300 क्वेश्चंस कर लिए। उसके बाद क्या करना है आपको, अब आपका चैप्टर वो कंप्लीट माना जा सकता है ना। यहाँ पे भी इस केस में भी जिन्होंने नहीं कर रखा है वो भी करते जाइए आराम से। आपको अभी जनवरी फरवरी में आपके 11th के एग्ज़ाम हो जाएंगे, है ना। मार्च में अगर होते तो भी कोई बात नहीं, हम अप्रैल से स्टार्ट करेंगे 12th का, ठीक है। अभी कोरोना भी आ रहा है तो आराम से हमको ऐसा मान सकते हैं कि अभी जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन्ड होंगे और अगले साल के भी एग्ज़ाम जो है थोड़ा क्लैश होगा। हमको इन सब बातों पे ध्यान नहीं देनी है, हमको क्या करना है, हमारा सिलेबस जो है वो कंप्लीट कैसे करना है वो देखना है। अब मैं मान चुका हूँ कि आपके जो क्वेश्चंस वगैरह हैं, मार्च या फेब का महीना आ चुका है, आपका ये कोर्स जो है लगभग कंप्लीट हो चुका है 11th का। अब आपको ये भी लग रहा होगा कि 11th का कोर्स में हमारे तो बीच के जैसे फ्रिक्शन छूट गया बीच में, तो ये आगे वाले चैप्टर्स हम स्टार्ट करना चाहें तो कर सकते हैं क्या। उसके ऊपर मैंने सेपरेट 3 वीडियो बना रखे हैं, फिजिक्स का अलग से, केमिस्ट्री का अलग से और मैथ्स का अलग से। आपको आई बटन में मिल जाएगी उस पूरी प्लेलिस्ट। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप वो तीनों भी रेफर कर लेना कि हमको अगर हमने एनएलएम कर लिया है और फ्रिक्शन छूट गया, वर्क पावर एनर्जी छूट गया, तो उसमें से कौन कौन से टॉपिक कर सकते हैं। या मैथ्स में भी ऐसे ही बना रखा है और केमिस्ट्री में भी बता रखा है, तो आप वो जाके देख लेना, तो आपको पता पड़ जाएगा कि अगले चैप्टर में जो मैं पढ़ने वाला हूँ उसमें क्या काम आने वाला है। अब आपने इतना सब कर लिया है, मैं मान चुका हूँ कि आप फरवरी या मार्च में आ चुके हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आपने वो सारे चैप्टर्स कर दिए जो डिफ़िकल्ट माने जाते हैं उनके अलावा। जैसे अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन टफ लगता है तो आप वो वीडियो देखना, उसमें मैंने कैटेगराइज भी कर रखा है कि इजी कौन सा है, मॉडरेट कौन सा और टफ कौन सा है ना। तो अगर आपने वो रह गया है, आपको वो टफ लग रहा है, तो वो आपको पहले करना पड़ेगा। वो उस वीडियो में जाके देखिए कि कौन से चैप्टर टफ है। आपने वो सारे चैप्टर कर लिए जो ईजी थे या मॉडरेट थे, तो अब क्या करें आप कि क्लास 12th आप जल्दी से स्टार्ट कर लीजिए। क्लास 12th में आपका बोर्ड्स भी रहता है, बोर्ड्स भी पढ़नी पड़ेगी, फाइल्स भी बनानी पड़ेगी, तो बहुत थोड़ा एक्स्ट्रा काम आ जाता है ना। और स्कूल भी चलते हैं तो आप क्या करिए, क्लास 12th की पढ़ाई शुरू कर दीजिए बिफोर मार्च, अगर आपका ये सब कंप्लीट हो जाता है। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने 11th का सिलेबस भी कर रखा है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कर रखे हैं, शीट्स भी लगा रखी है और मॉक टेस्ट भी दे रहे हैं, तो वो डायरेक्ट अभी जनवरी चल रहा है, अगर आप कर चुके हैं तो आप सीधा इस स्टेप पे आ जाइए। आप यहाँ पे 12th स्टार्ट कर सकते हैं। कहाँ से करनी है, अगर आप किसी कोचिंग में पढ़ रहे हैं तो यूट्यूब पे सब चीज़ फ्री है। अभी हमारे 12th के जो लेक्चर्स है वो अपलोड नहीं हुए, तो अगर आप चाहते हैं कि हम अपलोड करें तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, हम उस पर भी वर्क स्टार्ट कर देंगे। आप यहाँ पे 12th स्टार्ट कर सकते हैं, यूट्यूब पे बहुत अच्छे कंटेंट मिल जाता है, सब आप यहाँ से कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम कि हमको इस तैयारी में क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो अगली हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं ब्लंडर्स जो बहुत से बच्चे अपने प्रिपरेशन टाइम में कर लेते हैं। तो सबसे पहले आता है स्टडी इन बेड। अगर आप बेड में बैठ के स्टडी कर रहे हो तो आपको कब नींद आएगी आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके 2-3 घंटे वेस्ट हो जाएंगे। सबसे बड़ा ब्लंडर यही होता है कि बेड में बैठ के बच्चे पढ़ते हैं, तो आपको बेड में तो बैठ के पढ़ना ही नहीं है, आपको टेबल चेयर पे बैठ के ही पढ़ना है। दूसरा होता है कि प्रिपरेशन के टाइम में सब अपना स्लीप शेड्यूल जो है वो बिगाड़ देते हैं। कभी हम 2 बजे सो रहे हैं, कभी 4 बजे सो रहे हैं, कभी सो ही नहीं रहे पूरी रात, या फिर जो भी है आपको स्लीप शेड्यूल जो है वो पूरा अपना एक जैसा रखना है। मतलब अगर आप सोते हैं 12 बजे, उठते हैं 4 बजे, तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप 4 घंटे भी सो रहे हैं आपकी मर्जी है, 6 घंटे सो रहे हैं आपकी मर्जी है, 10 घंटे सो रहे हैं आपकी मर्जी है। जितना आप यहाँ पे देंगे उतना यहाँ पे कम हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो नेसेसरी काम होते हैं वो करने ही होते हैं, जितना आप अपनी स्लीप को टाइम देंगे यहाँ से कटता जाएगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि अब आप 10 घंटे सो रहे हैं तो 6 घंटा सोना स्टार्ट कर दीजिए, एकदम से कुछ भी नहीं होता है। किसी भी चीज़ की आदत लगती है, धीरे धीरे लगती है। 10 घंटे सो रहे हैं आप तो 1 घंटा कम करने की कोशिश करिए, अलार्म लगाइए, मम्मी को बोल दीजिए, 10 जनों को बोल दीजिए कि आज मैं 9 घंटे ही सोऊंगा, 9 घंटे ही सोऊंगी। तो अगर आप सब जनों को बता देंगे तो आपके अंदर से भी आएगा कि यार अब सब ने बोल दिया, फिर ताने पड़ेंगे, तो हम 9 घंटे ही सोएंगे। ऐसे करते करते आप 6 पे आइए। 6 घंटे इनफ होते हैं स्टूडेंट लाइफ में सोने के लिए। आगे एक चीज़ आती है मल्टीटास्कर। अब आप पढ़ रहे हैं, आप ऐसे कमरे में पढ़िए जहाँ पे कोई आता ना हो।
अब बहुत सी बार क्या होता है कि पढ़ते पढ़ते मम्मी ने आवाज़ लगाई, हम चले गए। अभी तो वैसे भी कोरोना टाइम है, घर पे ही है, तो सबके साथ ये दिक्कत आने वाली है। तो आप बोल दीजिए जब मैं पढ़ रहा हूँ तो डिस्टर्ब ना करे, और जो भी है वो काम बाद में कर सकते हैं। आपको मल्टीटास्कर नहीं बनना है। आपका फ़ोन वाइब्रेट कर रहा है, हम फ़ोन चलाने लग रहे हैं, कब 1-2 मिनट से 1-2 घंटे निकल जाते हैं पता भी नहीं पड़ता है। मोबाइल स्लॉट रखना है। मोबाइल स्लॉट रखना ही क्यों है? हमको क्या चलाना है? सोशल मीडिया। कहाँ जा रहा है सोशल मीडिया भाग के? कहीं नहीं जाएगा सोशल मीडिया। 2 साल बाद भी आपके सोशल मीडिया पे उतने ही फॉलोअर्स रहेंगे, उतने ही आएंगे। जो आप अभी छोड़ के, अभी आप जो छोड़ के काम, अपनी स्टडीज़ छोड़ के, जो पढ़ाई छोड़ के आप काम करेंगे, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। पढ़ाई करके आप चलाइए, आराम से चलाइए। 10 घंटे पढ़ लिया, आप उसको रिवॉर्ड की तरह दीजिए। क्या आज सोशल मीडिया चलाएंगे, 10 घंटे पढ़ लिया तो मैं आज सोशल मीडिया चलाऊँगा आधा घंटा, ठीक है? इसका टाइम मैक्सिमम 1 आवर रखना है एक दिन में, मैक्सिमम। इसको ज़्यादा करेंगे तो फिर वही होगा, कितने आवर्स हमारे पास पहले ही इतना सिलेबस बाकी है। अभी हमने देखा कि हमारा 70% सिलेबस भी नहीं हुआ है। हम मोबाइल पे 2-3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे लगा रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, सब जाएगा। आपको सोशल मीडिया देखना भी है तो आधा घंटा देखिए, 1 घंटा देखिए। टाइम फिक्स होना चाहिए, उसको रिवॉर्ड की तरह देखना है, ठीक है? दोस्त आपको वही अभी उनसे ही बात करनी है जिनसे आप, जो आपकी प्रिपरेशन में हेल्प कर रहे हैं। ऐसा नहीं है किसी दोस्त ने बुलाया, आजा भाई 15 मिनट चलते हैं खेलने, कब वो 15 मिनट 2 घंटे हो जाते हैं हमको पता भी नहीं पड़ता है। चल भाई आज यहाँ चलते हैं, चल वहाँ चलते हैं। तो ऐसे दोस्तों से आपको डिस्टेंस बना के रखना है। हमको उससे बिल्कुल कम बात करनी है। बात करनी क्यों? उनको बोल दो 2 साल बाद जब हमारा एग्ज़ाम हो जाएगा तब हम आराम से बात करेंगे। ना वो कहीं जा रहे हैं, ना आप कहीं जा रहे हैं। अभी जो हमारा टाइम है सबसे प्रीशियस है। अगर वो आपने अभी खो दिया तो बाद में आपको रिग्रेट हो जाएगा। अगर आपने अभी मेहनत कर ली, फिर बाद में जो भी रिजल्ट आता है वो हम देख लेंगे। पर अगर आपने अभी टाइम वेस्ट किया तो वो जो रिग्रेट होता है वो बहुत गंदा रिग्रेट होता है। तो आप वो मत करना। मैंने देखा है लोगों को टाइम उड़ा रहे, 10-10 घंटे कहीं पे घूमने जा रहे हैं। ऐसा सब नहीं करना है। फैमिली फंक्शंस वगैरह भी अवॉइड करना है आपको। कोई, किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप किसी की शादी में नहीं गए तो किसी के बर्थडे पार्टी में नहीं गए, कोई आपको याद नहीं रखता, ठीक है? आपका जो टाइम है अभी 1 साल आपका बहुत प्रीशियस है। आपको अपने ऊपर वर्क करना है। ईगो पे कुछ भी चीज़ नहीं लेनी है। घर पे रह रहे हैं, हमारे मम्मी पापा ने हमको कुछ बोल दिया, ईगो पे लेके बैठ गए, ऐसा कैसे बोल दिया। आपका नुकसान हो रहा है। आपके मम्मी पापा है, आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ये सब हमारे लिए अभी ज़रूरी नहीं है। हमारे लिए ज़रूरी है वो है हमारी पढ़ाई। पढ़िए। ये सब ब्लंडर से आप इनको अवॉइड करना। अपनी प्रिपरेशन टाइम में इन सब चीज़ों के लिए आपके पास वक्त नहीं होना चाहिए। अपने स्लीप शेड्यूल को सही कर लीजिए, आधी प्रॉब्लम्स आपकी सही हो जाएगी। अब हम बात कर लेते थोड़ा कि हमको क्या हमारी लाइफ में उतारना चाहिए, क्या हमारे को काम करना चाहिए, उस पर थोड़ा बात कर लेते हैं। ये हो गई है। इनमें से अगर आप कुछ कर रहे हैं अभी तक तो उसको स्टॉप कर दीजिए इमिडिएटली। ये तो था हमने जो जो नहीं करना है। अब क्या क्या करना है हमको वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो वही बात है कि आपको बेड छोड़ना पड़ेगा, टेबल चेयर को अपनाना पड़ेगा। टेबल चेयर पे बैठने पे जो आपकी जो पोस्चर होता है वो सीधा हो जाता है। स्टडीज़ ने बताया कि बेड में बैठने पे 4 घंटे लगते तो टेबल चेयर में वो काम आधे घंटे में होता है, ठीक है? आपको दूसरा क्या करना है? कंसिस्टेंट रहना है। ऐसा नहीं है कि आज हमने 10 घंटे 12 घंटे पढ़ लिया, कल हमने कुछ नहीं पढ़ा, 3 दिन आगे के ऐसे वेस्ट कर दिए। ऐसे करने से कोई पढ़ाई मतलब नहीं है। अगर आप एग्ज़ाम के 1 दिन पहले जेईई नीट में पढ़ लोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। और अगर आपने 30 दिन से पढ़ाई कर रहे हो और 1 दिन नहीं पढ़े एग्ज़ाम के 10 दिन पहले भी, तो भी आपकी पढ़ाई जो है वो काम रहेगी। और आपका जो एग्ज़ाम में जो भी रिजल्ट आएगा वो जो आप 1 दिन पढ़ के जाएंगे उससे बेटर आएगा। आपको क्या करना है? आप इंट्रोवर्ट बन जाइए। 1 साल बचा है आपकी लाइफ का, सबसे इम्पोर्टेंट साल है। 1 साल आप सारे सबसे, घर वालों से भी उतनी बात करिए जितना आपको उनसे काम हो। आप उनको बिल्कुल अवॉइड करिए, सबको, है ना? फालतू के हमको गॉसिप्स में इन्वॉल्व नहीं होना है। सारी फैमिली डिस्कशंस जो भी होगी अभी कोरोना टाइम में, सबके घर पे कुछ ना कुछ दिन भर चलता रहता है, तो आप उनको सबको अवॉइड करो। अपना एक अलग से रूम ले लो और बैठ जाओ। अलग से रूम नहीं भी है तो उनको बोल दो कि मैं जब भी पढ़ रहा हूँ तो इस रूम में ना आए, ठीक है? आपको पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहना है। अब सिचुएशन ऐसी भी आ सकती है कि बहुत सारी नेगेटिव थिंग्स भी आ सकती है, बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स भी आ सकते हैं कि यार मेरे एग्ज़ाम में नंबर क्यों नहीं आ रहे, 10 नंबर क्यों आ रहे, 12 क्यों आ रहे, मेरा कैसा होगा, मेरा ये क्या होगा। ऐसा बोलते ही आपके ऊपर भविष्यवाणी होगी और ऊपर से भविष्यवाणी की आवाज़ आती है कि तेरा सत्यानाश होगा। तो ऐसा कुछ नहीं सोचना है हमको। अभी हमको हमारा कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करनी है ना? तो आप हमारा अभी तक आप जो है एनवायरनमेंट अपना पॉजिटिव रखिए कि अगर आपसे नहीं भी हो रहा है तो आप उसको 10 बार बोलेंगे कि यार ये क्वेश्चन मैं 10 मिनट में करके बताता हूँ। उसको अपनी ईगो पे लीजिए।
जो भी क्वेश्चन है आपका कि ये कैसे नहीं हो रहा है, ये तो मैं कर सकता हूँ, ये अभी करके बताऊंगा मैं, इसकी क्वेश्चन की ऐसी की तैसी, ऐसा करके जब आप करेंगे तो क्वेश्चन होगा और वो चैप्टर भी हो जाएगा। ये मैंने खुद करके देखा है। मैं पहले जब 11th मेरा भी पूरा मिस हो गया था, मैंने भी छोड़ दिया था, तब मैंने फिर ट्राई किया कि यार ये कैसे, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। मैंने अपनी थिंकिंग को बदला कि मैं जैसे पहले बोलता था यार ये चैप्टर हार्ड है, चैप्टर हार्ड है, मैंने बोला कि यार ये चैप्टर इजी है, ये तो हो जाएगा हो जाएगा। भले ही वो मेरे से नहीं हुआ, 15 दिन तक नहीं हुआ, मैंने बोला हो जाएगा, अगले दिन धीरे धीरे करते करते वो चैप्टर हो गया। अब आपने जो भी है ना, आपकी सिचुएशन आपको पता है, आप अपना एनवायरनमेंट नेगेटिव रखते हैं पॉजिटिव रखते हैं, इसका इम्पैक्ट मेरे पे नहीं आप पे ही आएगा। तो मेरा कहना है कि आप अपना पॉजिटिव एनवायरनमेंट रखिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। ऐसा नहीं है कि दिन भर यही सोचना है हो जाएगा हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा, अपने आप कुछ नहीं होता, आपको बैठ के पढ़ना पड़ेगा। अब बात करते हैं सेल्फ स्टडी और ट्यूशन की। ट्यूशन यानी जो भी आप जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं, चाहे वो कोचिंग हो, चाहे ऑनलाइन हो, चाहे आप कहीं पे घर के पास में किसी ट्यूशन पे जाते हो, ये चीज़ सबके लिए लागू होती है कि सेल्फ स्टडी का टाइम जो होता है वो ज़्यादा होना चाहिए ट्यूशन से। ट्यूशन आपको सिखा सकता है, प्रैक्टिस आपको ही करनी पड़ेगी और प्रैक्टिस का टाइम ज़्यादा मांगता है। हर चीज़ की जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे, रिवाइज करेंगे, उतनी ही चीज़ आपकी कंठस्थ होगी। ठीक है, ट्यूशन पे सिर्फ वो आपको टीचर नए कंसेप्ट सिखा सकता है, पढ़ना आपको है, याद आपको करना है। अब ऐसा भी बहुत बार होता है कि यार हमको कुछ चीज़ समझ नहीं आती, 1-2 चैप्टर छूट जाते हैं, तो घर वाले भी बोलते हैं कि ये क्या कर रहा है, कैसे करेगा। उनको समझाओ कि ये कर लूँगा मैं, मेरे को करना है, 1 साल है मेरे पास, मैं करके दिखाऊंगा। ऐसी थिंकिंग रखो और आपका अच्छा होगा, ये मेरी गारंटी है। पेरेंट योरसेल्फ का मतलब है जैसे कोई, अगर पेरेंट योरसेल्फ में जैसे आप कहीं जा रहे हैं, है ना, तो आपको कितनी देर में आना है ये आपके ऊपर है ना। अभी आप जैसे पढ़ रहे हैं तो पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव से देखिए कि अगर पेरेंट्स हमारी जगह होते तो हमको क्या बोलते हैं। ठीक है, जैसे आप किसी दोस्त के साथ गए, बोल रहे 15 मिनट आ जा, हम यहाँ पे जाके आते हैं, पेरेंट्स से पूछते हैं आप पेरेंट्स क्या बोलते हैं। अगर पेरेंट्स हाँ करते हैं तो आप करिए, नहीं करते तो नहीं करिए। पेरेंट्स भी क्या बोले आपको अपने ऊपर देखना है ना। अगर आपका टाइम वेस्ट हो रहा है 15 मिनट, यानी आप किसी कंसेप्ट को पढ़ रहे हो, है ना, किसी कंसेप्ट को पढ़ते हुए कहीं छोड़ के जा रहे हो, आधा घंटा आपका यूं जाएगा, वापस उसको रिवाइज करोगे, आधा घंटा वापस सीखने में लगेगा, उसको ना करो। कहा ना इंट्रोवर्ट बनो, किसी से कोई लेना देना नहीं है यार। 1 साल हमारे पास है, हमारी जब प्रिपरेशन ख़त्म होगी तो हाँ हम कुछ करके आएंगे, एग्जाम हॉल से बाहर निकलेंगे तो हमारा कुछ होगा, ये हमको विश्वास रहेगा। खुद को पेरेंट करिए और ये सब जो चीज़ें अगर आप करते हैं तो आपको बेनिफिट होगा और ये सब चीज़ें आपको करनी भी चाहिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम कि हमारे मॉक टेस्ट कैसे देने चाहिए, हमारा टाइम टेबल क्या होना चाहिए और कितने घंटे पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो मॉक टेस्ट में आपको हमारे भी मॉक टेस्ट अभी लॉन्च होने वाले हैं। जैसे ही 1K सब्सक्राइबर्स होंगे हम फ्री रेगुलर मॉक टेस्ट रखेंगे संडे पूरे सिलेबस का या चैप्टर वाइज। और चैप्टर वाइज जो मॉक टेस्ट है वो हमने अभी बनाना शुरू भी कर दिए हैं। आपको लिंक जो https bit.ly वाला जो लिंक है, आपको फर्स्ट ही लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके आप हमारी पूरी स्प्रेडशीट देख सकते हैं कि हमने क्या क्या प्रोवाइड कर दिया है, क्या क्या प्रोवाइड होने वाला है, सब चीज़ आपको वहाँ मिल जाएगी। तो बात कर लेते हैं अब हम मॉक टेस्ट पे कि हम क्या करने वाले हैं, मॉक टेस्ट का हमारा क्या सीन रहेगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मॉक टेस्ट देने क्यों चाहिए, मॉक टेस्ट देने से क्या होता है, मॉक टेस्ट देने क्यों चाहिए, है ना। तो मॉक टेस्ट हमारे क्या होते हैं, रैंक बूस्टर होते हैं। अगर आप रेगुलर मॉक टेस्ट देते तो आपको एग्जाम पैटर्न पता चलता जाता है कि हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस किस टाइप से आते हैं, हमको किस अप्रोच से उनको करना पड़ता है। पहले फिजिक्स करें, मैथ्स करें, केमिस्ट्री करें या बायोलॉजी करें, जिसके बायो है या जिसके मैथ्स है ना, तो हमको किस तरह से अटेम्प्ट करना चाहिए कि मॉक टेस्ट जो है, हमारा जो टेस्ट है या जो एग्ज़ाम होगा वो हम उसको इफेक्टिव वे से कर पाए, है ना। दूसरा होता है कि ये हमारे को रियलिटी बताती है कि हम अभी कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, कितने बच्चे हमसे आगे हैं, कितने पीछे। हमको compete नहीं करना है किसी से भी कि उसके इतने आ गए यार, उसके कैसे आ गए, उसके मतलब क्यों आ गए, है ना, ऐसे कभी नहीं देखना। हमको खुद को देखना है कि हमारे कितने आए थे पिछली बार, हमने कितना इंप्रूव किया, हम किस डायरेक्शन में, हमको कहाँ वर्क करना है ना। हर मॉक टेस्ट के बाद आपको एनालाइज करना है। 3 घंटे का मॉक टेस्ट होता है या 6 घंटे का होता है एडवांस में, है ना। 3 घंटे का मॉक टेस्ट देने के बाद आपको उसी दिन एनालाइज करना है कि हमने इस क्वेश्चन में कहाँ मिस्टेक कर दी थी। इससे 2 फायदे होंगे, एक तो आपको पता पड़ेगा कि आपने मिस्टेक क्यों की थी, एग्जाम में क्यों हुआ था,
क्योंकि उसी दिन रात को करेंगे तो आपको पता रहेगा कि हमने ये सोच के वहाँ पे गया था। और दूसरा ये कि अगर आपको जैसे जो सब्जेक्ट होते हैं जो थ्योरेटिकल होते हैं, बिल्कुल याद करने वाले होते हैं, अगर आपको क्वेश्चन आया कि इसका डायग्राम क्या होता है, जैसे केमिकल बॉन्डिंग में उसका क्या कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, या ऐसे कोई जो भी क्वेश्चन है आपको याद होते जाएंगे। अगर आपने देख लिया कि हाँ इसमें से ये वाला क्वेश्चन मेरी गलती हुई है, अगली बार वो जब भी आएगा आपका सही हो जाएगा, है ना। आपको कितने मॉक टेस्ट देने हैं पर वीक में? पर वीक में आपको कम से कम एक मॉक टेस्ट तो देना है, या तो आप चैप्टर वाइज दीजिए, सब्जेक्ट वाइज दीजिए, या फुल मॉक टेस्ट दीजिए। एक मॉक टेस्ट तो देना ही देना है 3 घंटे का। चैप्टर वाइज देते तो मोस्टली वो 1-1 घंटे के होते हैं, तो आपको हर एक चैप्टर के 3 चैप्टर के दे सकते हैं। आपको 3 घंटे मॉक टेस्ट में निकालना है एक वीक में, ठीक है। आगे बात करते हैं कि हम क्या लॉन्च करेंगे मॉक टेस्ट के ऊपर। तो हमारे जैसे ही 1K सब्सक्राइबर्स होंगे हम करेंगे फ्री रेगुलर मॉक टेस्ट, जो आपको जैसे बता दिया है संडे को। उसके साथ क्या देंगे, उस मॉक टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन, और करेंगे लाइव डिस्कशन। इससे क्या होगा कि आपको उस क्वेश्चन में अगर डाउट भी आता है तो आप पूछ सकते हैं। वाई आफ्टर 1K, ये बहुत बच्चों को लगता है कि यार 1K हो जाएंगे तो इनका फ़ायदा हो जाएगा, या ऐसा कुछ नहीं है। हमने अभी 500 पे भी करवाए थे, उससे क्या हुआ था 150 बच्चों ने फॉर्म भरा था, पर सब्जेक्ट में देने कितना आए थे 15 बच्चे मैक्सिमम, है ना। 15 बच्चे 11 बच्चे 10-15 मॉक टेस्ट करवाए थे, उसमें इतने से बच्चे। इससे क्या होगा, हमारा कुछ नहीं नुकसान होगा। आपको अपना जो जहाँ पे आप स्टैंड कर रहे हैं वो नहीं पता पड़ेगा कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। 10-12 बच्चों में आप अगर मान लो किसी के 100 नंबर का मॉक टेस्ट है, किसी के 80 आ रहे हैं, किसी के 85, किसी के 90, तो आपको पता कैसे पड़ेगा? अगर आपके 70 भी आ गए या आपके 40 भी आ गए तो आपको लगेगा अरे यार मैं ही हूँ अकेला, पर ऐसा नहीं होता है। बहुत से बच्चे होते हैं जो 40, 45, 35, 70 तो मैं बहुत बता रहा हूँ, है ना, जो 40 इसके आसपास रहते हैं। तो आपका डीमोटिवेट ना हो जाए, तो हमने ये सोचा है कि अगर ज़्यादा बच्चे होंगे तो ज़्यादा बच्चे परफॉर्म करेंगे और ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा भी होगा, ठीक है। अब हम ये मॉक टेस्ट वाली जो बात है, इससे आगे बढ़ के हम चलते हैं टाइम टेबल पे, और कितने घंटे आपको पढ़ाई के लिए निकालने हैं या किससे आपको पढ़ाई करनी है, वो सब आपको टाइम टेबल में बता दूंगा। अब ये जो टाइम टेबल आपको दिख रहा है, ये उन बच्चों को टारगेट करके बनाया हुआ है जो 6 घंटा सोते हैं। अगर आप 4 घंटा सोते हैं तो आप इसमें और ऐड कर सकते हैं, अगर आप ज़्यादा सोते हैं तो इसमें से आप काट सकते हैं। ये एवरेज बच्चा जो 6 घंटे सोता है उसके लिए, ठीक है। देखो आप 6 बजे उठे या आप लेट तक जगते हैं, तो जितने बजे भी उठते हैं आप इसमें एडजस्ट कर लेना। ये आपको दिन के आपके 14.5 आवर्स का स्टडी टाइम टेबल है ना। इसमें आपका ब्रेक भी है, नैप भी है, जो भी आप सोना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, सब इसमें हो जाएगा अगर आप चाहते हैं तो। 6 बजे उठ जाइए, अपना रेगुलर वर्क जो है वो करिए। उसके बाद जो भी आपका ब्रेकफास्ट वगैरह है, जो अगर आप कर सकते तो करिए, नहीं तो आप जल्दी से पढ़ने बैठिए। उसके बाद 2.5 घंटे का टाइम स्लॉट है ना। आप 9:30 बजे, अगर 7 से 9:30 बजे तक सुबह आप रिवाइज करिए जो भी आपने पढ़ा है अभी तक, है ना। जो भी आपने फर्स्ट चैप्टर से लेके आप रिवीजन स्टार्ट करिए धीरे धीरे, क्योंकि रिवीजन अगर नहीं होगा तो आगे आगे पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। शॉर्ट नोट्स बनाते चले, है ना। मैं आपको बार बार कहता हूँ कि शॉर्ट नोट्स बनाने। उसके बाद अब 2 चीज़ हो सकती है, ये कुछ 13th वाले बच्चे भी देख सकते हैं, या फिर कोई ऐसे बच्चे देख सकते हैं जो डमी में है, जिनका स्कूल नहीं होता है। जिनका स्कूल नहीं होता उनके लिए ये है। जिनका स्कूल होता है 2:30 बजे तक आप स्कूल करिए, 9:30 से 2:30। इसमें कुछ चेंज होता है तो आप इसमें चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मैं मान लेता हूँ कि आपका स्कूल है 2:30 बजे तक। उसके बाद आप क्या करिए, 2:30 बजे के बाद आप यहाँ पे आइए, ब्रेक लीजिए, नैप लीजिए, आधे घंटे में जो भी करना है 3 बजे से आप फॉलो करिए वापस, ठीक है। यहाँ तक आपका स्कूल वाला हो गया, उसके बाद आप फॉलो कर सकते हैं। जो स्कूल नहीं जाते, डमी में है या 13th में है, वो क्या कर सकते हैं, 9:30 से 2 कितने घंटे होते हैं, 4.5 घंटे। इसमें से आपको 4 घंटे मिलेंगे पढ़ने के और आधा घंटा मिलेगा लंच का। आराम से 4 घंटे का एक स्लॉट हो जाएगा आपका। दिन आधे दिन में ही आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मैंने कुछ कर लिया है। 6.5 घंटे आपने दिन के पढ़ लिया, आपकी सुबह जो है आपको दोपहर तक ऐसा लगेगा कि हाँ मेरा दिन सफल हो गया। अब ये एकदम से नहीं होगा। अगर आप बिल्कुल नहीं पढ़ते तो ऐसा नहीं है कि पहले दिन ही आप 14 घंटे पढ़ लेंगे, 16 घंटे पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। पहले दिन अगर आप 7 घंटे 6 घंटे भी पढ़ते तो बहुत है। धीरे धीरे आदत बनेगी, इसमें रहने की ट्राई करिए। जो भी आपको मैंने अवॉइड करने के लिए कहा है पहले, उसको अवॉइड करते जाइए। ये आपका टाइम टेबल जो है ये आराम से निकल जाएगा। दिन में 16 घंटे पढ़ना कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। खाओ, पढ़ो और सो जाओ, ठीक है। 16 घंटे पढ़ते हो, 8 घंटे बचते हैं, 6 घंटे की नींद लो, 2 घंटे अपने काम करो, आराम से हो जाएगा। चलिए,
उनको सबको छोड़ते बात करते हैं कि अभी हमने 2 बजे तक का एक टाइम स्लॉट लगा लिया है ना, 4 घंटे का। इसमें आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। जो भी एग्जाम होते हैं वो 9:30 से 12:30 के बीच में होते हैं, तो 12:30 तक तो आपको उठना ही नहीं है टेबल चेयर से, आपको बैठे रहना उस पर, पढ़ते रहिए। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, थ्योरी भी पढ़ रहे हैं तो कोई बात नहीं, चलेगा, है ना। फिर आप 3 बजे तक आपका ये हो गया टाइम स्लॉट, ब्रेक है, आप मान लीजिए सुबह से पढ़ रहे हैं, है ना। चलो 3 से 7 आपको फिर से स्टडी करनी है। 3 से 7 वैसे तो 2:30 से अगर आप बैठ सकते तो 2:30 से 5:30 जो भी एग्ज़ाम होते हैं मेंस का या नीट का, वो 2:30 से 5:30 होते हैं। अगर आप बैठ पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी तो 3 से 7 तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इसमें आप थ्योरी पढ़े चाहे क्वेश्चन लगाए, आपकी इच्छा है। अब आप कोई लोग कहते हैं कि खेलने जाना है या वो करना है, तो आप उसमें से 4 आवर्स में से कट कर सकते हैं। मैंने क्या कहा, ये उसके लिए जो बच्चा बिल्कुल पढ़ना चाहता है, ठीक है। वैसा नहीं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि आप वो मत करिए। आप इसमें रूटीन वर्क के साथ साथ एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, जो भी आपका वर्क है वो कर सकते हैं। अब आपको इसमें बना के दे दिया है ना, आपको वर्क तो आपको ही करना है, आपके हिसाब से आपको मैनेज करना पड़ेगा थोड़ा। ये तो रफ आइडिया है। चलिए 7 बज गई है, 7 से 7:30 आप ब्रेक ले लीजिए। अगर आप बीच में इसमें ब्रेक ले लेते हैं आधे घंटे का, तो 7:30 तक पढ़ लीजिए, ठीक है। एक आइडिया ये भी हो सकता है। अब 7:30 से 12 का टाइम बचता है। 12 से 6 आपको सोना है, मतलब सोना है, ठीक है। अब इसमें से कोई कुछ 5.5 घंटे सो के भी हो जाता है, 4 घंटे भी सो के हो जाता है, तो वो अपनी इच्छा से उसको मैनेज कर सकते हैं और अपने स्टडिंग आवर्स बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं 7:30 से 12। 7:30 से 12 आप पढ़िए, 4 घंटे का टाइम स्लॉट यहाँ पे भी है। आधा घंटा आप डिनर कर सकते हैं, डिनर के लिए निकाल लीजिए, फैमिली से बात करनी है वो सब कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक एवरेज टाइम टेबल जो आपको फॉलो करना चाहिए। 14.5 घंटे हमने आपको निकाल के दे दिए, इसमें से आप और मॉडिफाई करके जो ये रूटीन वर्क है, ये ब्रेक है, इसमें से आप निकाल सकते हैं, क्योंकि टाइम तो 24 घंटे ही होते हैं दिन में। ये अगर आपको समझ में आ गया है तो आपको पता लग क्या होगा कि हमको कितने घंटे पढ़ना चाहिए, कितने घंटे क्या पढ़ना चाहिए। इस वाले क्वेश्चन का आंसर कोई नहीं दे सकता कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए। ये सिर्फ आपके ऊपर डिपेंडेंट होता है कि आप कितने घंटे पढ़ सकते हैं, आपको कितने घंटे आपका दिमाग लगता है, कितने घंटे आपका कंसंट्रेशन होता है। ये सिर्फ आपके ऊपर है। मैं आपको बोल दूँ 16 घंटे पढ़ना है, 14 घंटे पढ़ना है, 12 घंटे पढ़ना है, ये आपके ऊपर है ना कि आप कितने घंटे पढ़ पाएंगे। आपके मेन काम क्या होते हैं? खाना, रूटीन वर्क, पढ़ना और सोना, ये होते हैं। 7-7 घंटे का टाइम स्लॉट बना लीजिए, ठीक है। 7 घंटे आप पढ़िए, है ना। 7 घंटे आपके बाकी के काम, नींद और खाना पीना, ये रख लीजिए, या 7 घंटे सो जाइए, है ना। देखो मैं बताता हूँ, एक और ऐसे भी आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। 7, 7, 7, 3। 7 घंटे आप स्लीप ले सकते हैं, स्लीप, ठीक है। 3 घंटे आप जो भी आपका लंच वगैरह होता है, लंच, ब्रेकफास्ट, है ना, सब नहीं लिख रहा हूँ, लंच और जो भी रूटीन वर्क होता है आपका, रूटीन वर्क के सारे काम कर सकते हैं। 7 घंटे अगर आप कहीं स्कूल में है तो स्कूल का काम करिए, स्कूल, कोचिंग, है ना। और 7 घंटे आपकी सेल्फ स्टडी हो जाएगी। ये भी एक रफ है, ये अब आप सेट कर लेना आपके हिसाब से आपको क्या करना है, ठीक है। लंच में से अगर आप टाइम काटना चाहते हैं, जो भी खाने पीने का टाइम है उसमें से निकालना चाहते हैं, सोने का टाइम निकालना चाहते हैं, या कोचिंग कम आवर्स चलती है, तो वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। कितने घंटे पढ़ना है ये कोई नहीं बता सकता, आपको अपना डिसाइड करना है। तो इस वीडियो में लगभग यही टॉपिक्स थे। और अगर आप चाहते हैं कि आपको जो 12th में जो बुक्स है, या आप 11th में अभी स्टार्टिंग में आए हैं, आप देखना चाहते हैं स्ट्रेटेजी क्या है, तो 11th की जो बुक्स है, जो 12th की बुक्स है, आप कमेंट सेक्शन में बताना, हम उसके लिए नई वीडियो बना देंगे। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। ऑल द बेस्ट है आपको, अपनी तैयारी करिए, मेरे से बात करनी कर सकते हैं, कोई गाइडेंस चाहिए ले सकते हैं, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट ईयर, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।